हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स 2 में हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं। एक पॉपुलेशन गिवन था, उससे हमें सैंपल निकालना था और उसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट वाला आता ही आता है। मतलब पेपर में जो पहला क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, वो सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड होगा और सिर्फ आप फर्स्ट क्लास में करोगे तो वो 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट क्लास में फिर हम लोगों ने आगे देखा था एक डबल इंटीग्रेशन वाला एग्जाम्पल, और फिर कुछ सीएलटी वगैरह जाना था। लेकिन आज हम लोग 5.4 के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 5.4 का जो थोड़ा बहुत इंट्रो मैंने दिया था लास्ट क्लास में वो आपको आना चाहिए। इसलिए आज कुछ नए बच्चे हैं क्लास में, इसलिए 5.4 तो मिनिमम इतना तो बनता ही है कि इतना रिवीजन कराना पड़ेगा। जो 3 रूल मैंने लास्ट क्लास में कराए थे ना पूरा प्रूव करके, और उस 3 प्रोपोजिशन का आज यूज़ करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स के अंदर। तो वो तीनों प्रोपोजिशन देखने चलते हैं। अब बच्चे ध्यान रहे, ये स्टैट्स 2 जो है ये कॉन्टिन्यूएशन है स्टैट्स 1 का। अगर आपको स्टैट्स 1 नहीं आता है तो स्टैट्स 2 जो है वो 80% नहीं समझ में आएगा। मेरा लैंग्वेज समझ में आएगा, इंग्लिश के वर्ड समझ में आएगा, लेकिन क्या हो रहा है बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। कुछ बच्चे जो है लास्ट में संभल गए होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे, उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन अगर आप 3, 4, 5 के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेते हो, चैप्टर 3, 4, 5, वो कैसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आप 9311377321 प्रवीण सर मिलेंगे, आप उनसे बात कर लेना, वो आपको लेक्चर्स अवेल करा दी जाएगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कर जाना है। फिर जब आप स्टैट्स 2 पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हम हर क्लास में बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। तो आज बच्चे सेक्शन 5.4 का प्रोपोजिशन, तीनों प्रोपोजिशन जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अभी तक हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे ना वो सब एक्स के थे। एक्स होता था, फिर पी एक्स होता था, मतलब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन जो बच्चे 5.3 का फर्स्ट क्लास लिए होंगे, यानी सेमेस्टर 2 का फर्स्ट क्लास लिए होंगे, उनको सैम्पलिंग पता होगा। और सैम्पलिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी कर सकते हैं। हर सैंपल का अपना मीन आ रहा है, हर सैंपल का अपना मीन आ रहा है। 10 मिनट तक आप क्लास में स्टे करो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल देख लेना, तो फिर आप बिन बताए क्लास लीव करके जा सकते हो। फिर फर्स्ट 2 क्लासेस लेकर के फिर इसको करके फिर नेक्स्ट क्लास से आप कंटिन्यू करना लाइव क्लास में। ठीक है बच्चे? तो अभी आप देख लो, एक एग्जाम्पल तक वेट कर लो। हर सैंपल का अपना मीन होगा, तो मीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन की भी डिफरेंट वैल्यूज आएगी, कभी मीन 5 होगा, कभी मीन 4.7 होगा, लाइक दिस वे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन पे पूरा बेस्ड है हमारा 5.4। उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के बारे में हमें पढ़ना है। तो सैंपल मीन जो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन देख रहे हैं, तो इसमें एक चीज जो है ये मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स मीन जो है वो म्यू हो जाता है। कैसे होता है? बहुत ही सिंपल है, अभी ही आप देख सकते हो। जैसे एक्स बार की जगह मैंने x1, x2, x3, xn बाई एन कर दिया, फिर सब पे एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? चैप्टर 3 से पढ़ते चले आ रहे हैं। सब पे एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर 1/n तो बाहर आ जाएगा। कौन सी रूल लगी? तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स। फिर सारे की एक्सपेक्टेंसी जो है वो म्यू हो जाती है। तो म्यू 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 कितनी बार आ गई? एन म्यू, नीचे में एन था, एन एन कैंसिल, म्यू आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, ये आपसे पूछेगा नहीं कि कैसे होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू होता है। बस इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। मतलब जो एक्स का वेरिएंस होता है उसको एन से डिवाइड कर दोगे तो वो एवरेज का वेरिएंस आ जाएगा, सैंपल मीन का। तो इसके लिए भी हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया था, वेरिएंस के अंदर में मीन का वैल्यू पुट कर दिया x1 से लेकर के xn बाई एन। अब वेरिएंस का तो रूल बच्चे आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है कि अगर वेरिएंस ऑफ सी एक्स है तो सी स्क्वायर बन के बाहर आता है। मीन में एक्सपेक्टेंसी में डायरेक्ट सी ही बाहर आ जाता है, वेरिएंस में क्या होता है? सी का स्क्वायर बाहर आता है। ये सबको पता होना चाहिए। और वेरिएंस का ये भी रूल होता है कि अगर अंदर में प्लस है तो वेरिएंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सीधा वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई लिख सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, को वेरिएंस 0 हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों का यूज़ करने वाले हम लोग। तो पहले तो ये 1/n जो है ये 1/n स्क्वायर बन के बाहर आ गया, और फिर वेरिएंस 2 सब पे लगा, वेरिएंस xn तक, वो सारे सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो गए, क्योंकि ऑल x1 x2 xn आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। फिर जब सबका सम करोगे तो n इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एक n कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर बाई एन आ गया।
हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन करते वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन की, तो वो सीधा हो जाएगा। तो आपको याद रहना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट एन। ये आपका चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 हर चैप्टर में यूज होगा, हम हर जगह पूछेंगे, तो आपको यहीं पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद से एक और नया रैंडम वेरिएबल आ गया, सैंपल टोटल। सैंपल टोटल बोले तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर दोगे, दैट विल बी कॉल्ड सैंपल टोटल, एक सैंपल के अंदर के। इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें कभी कभी, तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल होता है। मतलब अगर कोई रैंडम वेरिएबल है आपके पास, उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। इसके बारे में डिटेल में फिर हम लोग 5.5 सेक्शन में पढ़ेंगे। 5.4 में खाली टोटल वेरिएबल के बारे में बताया गया है। तो टोटल वेरिएबल इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसमें कोफिशिएंट सबकी क्या है, 1 1 1 1। ये देखो 1 1 1 1, सबकी कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। तो दिस इज सैंपल टोटल। सैंपल टोटल का एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाता है n इंटू म्यू, और वेरिएंस ऑफ सैंपल टोटल आ जाता है n इंटू वेरिएंस ऑफ x। कैसे, तो आप देख सकते हो नीचे सैंपल टोटल की जगह पे ये डाल दिया। इसमें तो n भी नहीं है नीचे, जो कि एवरेज में होता था। एक्सपेक्टेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सारे म्यू 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 एन म्यू, बहुत ही सिंपल है। वेरिएंस ऑफ टी नॉट में भी उसी तरीके से टी नॉट की वैल्यू डाल दी, सारे अलग 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 टूट गए, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एन इंटू सिग्मा स्क्वायर आ गया। तो यही 3 प्रोपोजिशन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, और मैंने कहा था कि इसके ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे ये आप कहीं पे लिख लें, कहीं पे लिख लें, आज की क्लास के लिए जरूरी है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू, और वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट एन। और अगर टोटल की जरूरत पड़ेगी तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ टोटल वेरिएबल सैंपल टोटल इज इक्वल टू एन इंटू म्यू, और वेरिएंस ऑफ टोटल इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने वेरिएंस के लिए, ये एन इंटू वेरियंस, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन टी नॉट की जरूरत पड़ेगी तो रूट एन इंटू सिग्मा। इतने के साथ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, हेलो, सबको आ रहा है समझ में? मैंने पहले भी कहा है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। दिस इज लाइव क्लास, लाइव क्लास में कनेक्शन वगैरह सब प्रॉपर है या नहीं, सारा कुछ डेटा डिलीवर हो रहा है या नहीं, इन्फॉर्मेशन, वो सारा कुछ चेक करने के लिए हम लोग बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे, तो आपको रिप्लाई करना है यस नो में। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, ठीक है। और समझ में आए तभी यस बोलना है, नहीं समझ में आए तो फिर नो बोलना है, तो फिर बताएंगे कि क्या करना है। और जिनको थोड़ा बहुत कम कम समझ में आ रहा होगा वो लोग फिर वही करेंगे, लास्ट की जो 2 क्लासेस आपकी मिस हो गई है उसका बैकअप ले लेना, तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आपके पास रीडिंग है तो रीडिंग निकाल लें, एग्जाम्पल 5.24 करने चल रहे हैं। रीडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुने फिर। इन अ नॉच्ड टेंसाइल फैटिग टेस्ट ऑन अ टिटेनियम स्पेसिमेन, अब ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, टिटेनियम स्पेसिमेन, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों मिलेंगे ऐसे वर्ड? क्योंकि ये जो बुक है ये लिखी गई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जब आप बुक का कवर पेज देखोगे तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है, तो वो लोग जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जो जो टर्म्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है स्टडी करने के लिए, तो वही बुक हम लोगों को भी लगा दी गई है कॉर्नर्स में। तो पढ़ते वक्त तो हम लोग भले ही पढ़ेंगे, लेकिन सारे वर्ड को समझना या दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उस पर ध्यान देना है। और हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हमारे डे टू डे लाइफ से आएगा, जो कि ईजी होगा समझने के लिए। ये साफ साफ आपकी गाइडलाइन में लिखा होगा, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप देखना, सॉरी रीडिंग है तो देखना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि हमें डिवोर के सारे मेथड तो सीखने हैं, लेकिन क्वेश्चन विल बी मतलब फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, इजी फ्रेम में क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज इजी होगा, लेकिन करना यही सारा कुछ होगा वहाँ भी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टिटेनियम स्पेसिमेन, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ साइकिल्स टू फर्स्ट एकॉस्टिक एमिशन। एकॉस्टिक एमिशन ये सब आप समझ रहे हो, मतलब एक टिटेनियम की प्लेट है, इतना तो साइंस से सभी कोई 9th 10th में पढ़ के आए रहते हैं, उसमें से कुछ एमिट कर रहे हैं, रेडिएशन वगैरह कर रहे होंगे। यूज टू इंडिकेट क्रैक इनिशिएशन।
अब उसमें वेव भेज रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्रैक उसमें लाना चाह रहे हैं या क्रैक चेक कर रहे हैं, अभी नहीं क्लियर हो रहा है। यूज टू इंडिकेट क्रैक इनिशिएशन इफ म्यू दे रखा है 28,000, मतलब सैंपल मीन है 28,000 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स, और x जो है वो है नंबर ऑफ साइकिल्स। चलो रैंडम वेरिएबल की तो बात चल गई कि भाई कितनी बार भेजना पड़ा है, नंबर ऑफ साइकिल्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5,000। लेट x1 x2 x25 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25। इन्होंने जो ये दे दिया है x1 x2 से लेकर के x25, इससे हमें क्या पता चलता है कि सैंपल का साइज कितना है 25 है, तो स्मॉल n विल बी 25, मतलब एक सैंपल में 25 एलिमेंट डाल दिए इन्होंने। Where each xi is the number of cycles on the different randomly selected specimen, मतलब ये specimen 1 का नंबर ऑफ साइकिल होगा, ये specimen 2 का नंबर ऑफ साइकिल होगा, इस तरीके से सैंपल में डाला गया, ये फिर 25th सैंपल स्पेसिमेन का होगा। अब है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स। तो पहला पार्ट इन्होंने पूछा है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू of the sample mean number of cycles until first emission, until spelling क्या हो गया, until first emission, और दूसरा फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, सेम तरीके से फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डैश 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 डैश, सब कुछ सेम है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये लैंग्वेज का पता लगाएंगे कि सैंपल मीन की बात कर रही है लोग, और नंबर ऑफ साइकिल्स को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके सैंपल मीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट में ये लोग e ऑफ x बार पूछ रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार पूछ रहे हैं। पहले ये तो क्लियर कर लो कि क्या पूछ रहे हैं, क्लियर। और हम लोगों को पता है बाय फॉर्मूला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है, यानी इसमें तो कोई चेंज नहीं दिखने जा रहा। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 28,000 नंबर ऑफ साइकिल्स, तो वही आ जाएगा 28,000 नंबर ऑफ साइकिल्स। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में तो बच्चे बदलाव होने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई रूट एन, याद है या भूल गए, लिखवाया तो था सिग्मा बाई रूट एन। मैंने क्या कही है, चैप्टर 6, 7, 8, 9 सब जगह यूज होने वाला है। तो सिग्मा इज 5,000, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 5,000, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, मेरी आवाज नहीं जा रही, यस सैंपल साइज इज 25, तो हम n की वैल्यू 25 पुट कर देंगे, तो 25 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 अपॉन 5 से करेंगे तो ये आ गया 1,000, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ आपको ये निकालना बतला रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। फिर ये एग्जाम्पल आगे रिपीट होगा, और वहां पर इसके डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ प्रोबेबिलिटी निकालने को क्वेश्चन होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज नंबर ऑफ साइकिल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस लाइक दिस वे। तो वहां पे फिर हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो अभी तो ये एग्जाम्पल इतना ही, और अब फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अब इसका भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल 5.25 निकाल ले सभी, कोई निकाल लिया, तो अब देखना जरा, द टाइम दैट इट टेक्स। अच्छा इसके पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मुझे एक नोट लिखवाना है, पहले वो नोट लिख लो फिर ये एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। पहले ये नोट लिख लो फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो नोट का हेडिंग है केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, केस ऑफ नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात है कि अगर हमारा सैंपल, इसी का यूज करने वाला है नेक्स्ट एग्जांपल में, इफ x1 x2 डॉट 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 xn आर एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसा है हमारा, नॉर्मल है, ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, विथ नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन हमें पता है, मीन इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा। जैसे अभी इस वाले एग्जांपल में पता था ना, इसका मीन और सिग्मा पता था, ये पॉपुलेशन का था, तो सैंपल के एवरेज का क्या होगा वो हमने निकाला था, ठीक है, सिग्मा। देन फॉर एनी n मीन इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से सुनो, अगर सारे x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबका एवरेज भी क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वहां पे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बताओ, सिग्मा बाई रूट n। अभी तो बताया, अभी क्वेश्चन भी करवाया है कि मीन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो म्यू होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सिग्मा बाई रूट n। एंड टी नॉट भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो, नॉर्मल वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है, तो एवरेज भी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, तो वो भी क्या हो गया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टी नॉट इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल वेरिएट्स x1 x2 xn तक, तो वो भी क्या होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। तो टी नॉट इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और टी नॉट का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, विथ एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू n इंटू म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू रूट n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, और पता है भी हमें। तो अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करने चलते हैं 5.25। तो जरा आप अपने बुक में देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। The time that it takes a randomly selected rat of a certain subspecies to find its way through a maze is normally distributed। एक मेज है, जाल है, इसमें एक सिंगल चूहा है, ठीक है, इसको बाहर निकलना है, तो वो बाहर निकल जाता, जाल कुतर कुतर करके चूहा तो जाल से बाहर आ ही जाएगा। तो वो मेज से बाहर आ जा रहा है, नॉर्मली उस चूहे को कितना टाइम लग रहा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 मिनट, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 0.35 मिनट। मतलब एक चूहा मेज से बाहर आएगा, ऑन एन एवरेज 1.5 मिनट लगेंगे उसको बाहर आने में, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.35, यानी 0.35 ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो सपोज 5 रैट्स आर सिलेक्टेड, यानी x1 x2 x3 x4 x5, ये सब जो है सैंपल में है n इज इक्वल टू 5, और ये सब टाइम है, टाइम ऑफ ऑल 5 रैट्स, अलग अलग सबके बाहर आने का टाइम है। मतलब x1 जो होगा वो पहले रैट का बाहर आने का टाइम होगा, x2 जो होगा सेकेंड रैट के बाहर आने का टाइम होगा। सारे टाइम सेम लेंगे जरूरी नहीं है, कोई 1-2 सेकेंड पहले भी आ सकता है, कोई 2-4 सेकेंड पीछे भी जा सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये 5 रैट्स का टाइम ले लिया, देखो आगे लिखा भी हुआ है, लेट x1 x2 x3 x4 x5 डिनोट देयर टाइम इन द मेज। हो गया, तो ये जो है ये टाइम इन द मेज है 5 रैट्स का। एज्यूमिंग द एक्सरसाइज टू बी नॉर्मल टू बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये 5 टाइमिंग लिए गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी फर्स्ट पार्ट आ गया। डिवोर की ड्रॉबैक ये है कि पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो रहा है।
क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करके आपको बताएंगे कि अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल टाइम टेकन, लैंग्वेज है लेकिन हम लोग लैंग्वेज लिख नहीं रहे, आप सुन लो, दैट द टोटल टाइम फॉर ऑल द 5 इज बिटवीन 6 and 8 मिनट। टोटल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चे? टी नॉट। बिटवीन 6 and 8 का मतलब है 6 मिनट से 8 मिनट के बीच में लग जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में सभी को? क्या पूछना चाह रहे हैं? टी नॉट मतलब सारे 5 रेट का टाइम कैलकुलेट करोगे, उसका सम करोगे, वो टोटल टाइम 6 से 8 मिनट में सारे बाहर निकल आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आगे चल करके फिर ये लोग पूछेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज टेकन बाय अ सिंगल रैट इज लेस देन 2 मिनट, यानी मैक्सिमम 2 मिनट, डज नॉट एक्सीड 2 मिनट। Average time does not exceed 2 minutes. Average time does not exceed 2 minutes. इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। क्वेश्चन समझ चुके हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट में टी नॉट जो है वो है हमारा रैंडम वेरिएबल, तो लिखेंगे सिंस x1 x2 डॉट x5 आर या फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, follow normal distribution, then T naught is also a normal variate. T naught भी हमारा एक normal variate हो गया, normal variable हो गया, ठीक है। and so is mean also, जो कि हम लोग B पार्ट में यूज करेंगे, where हमें पता है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ T naught कितनी होगी बताओ? n इंटू म्यू। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ T naught n, हाँ n कितना है? 5 है, और म्यू कितना है? 1.5 मिनट है, हाँ जी। तो 5 इंटू 1.5 मिनट करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 मिनट। ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी नॉट। फिर हमें चाहिए सिग्मा ऑफ टी नॉट। तो वेरिएंस ऑफ टी नॉट तो पता ही है, एन इंटू सिग्मा होता है। तो सिग्मा ऑफ टी नॉट कितना हो जाएगा? रूट अंडर एन इंटू सिग्मा, यानी रूट अंडर 5 इंटू सिग्मा, तो हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है 0.35 मिनट। तो 0.35 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 5 में, ये आ जाएगा लगभग 0.783 मिनट। अब ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है P फॉर टी नॉट बिटवीन 6 to 8। तो अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता होगा कि इनको हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे कन्वर्ट कर सकते हैं जेड में। तो यहाँ पर लिख देंगे P फॉर जेड, टी नॉट बन जाएगा जेड, और Z1 निकालेंगे 6 के लिए, और Z2 निकालेंगे किसके लिए? 8 के लिए। Z2 किसके लिए निकालेंगे? 8 के लिए। वेयर, तो अब हमें करना है टी नॉट जब 6 है तो इसके लिए Z1 निकालना है। तो Z1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी नॉट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी नॉट, और नीचे में आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी नॉट। ये सबको पता है ना? फर्स्ट समय आपने पढ़ा होगा Z इज इक्वल टू मीन मतलब x माइनस ई एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। वही फॉर्मूला है यहाँ पर, बस x की जगह टी नॉट आ गया है, तो टी नॉट माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी नॉट ही यूज होगा। तो Z1 इज इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू कितनी है? 6 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 6 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी नॉट इज 7.5 मिनट। इन दोनों को यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाउ मच? 0.783। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल करके बताओ। और वहीं पे साथ साथ हम लोग इसके लिए भी निकालेंगे, वह टी नॉट इज इक्वल टू 8। 8 के लिए Z2 कितना आएगा? तो Z2 विल बी टी नॉट माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी नॉट। तो Z2 की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 7.5
बाई 0.783। तो आप लोगों ने निकाल लिया बच्चे कैलकुलेटर से, तो बताओ मुझे कि Z1 की वैल्यू कितनी आ रही है और Z2 की वैल्यू कितनी आ रही है। कितनी आ रही है Z1 की वैल्यू? यस एलिना। नेगेटिव में आएगी 6 माइनस 7.5, तो -1.5 तो हो ही गया, उसको डिवाइड करना है 0.783 से। कैल -1.915708 कुछ ऐसे आएगा, लेकिन हमें जो है डेसिमल के बाद से 2 या 3 प्लेसेस तक ही यूज करना है। देखो एक इंस्ट्रक्शन और है कि जब आप इन बिटवीन कैलकुलेशन में होते हो तो डेसिमल के बाद आप 4 प्लेसेस ले सकते हो और फाइनल आंसर में फिर 2 प्लेसेस लिखना है। और वैसे हमारा जो जेड टेबल है वो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस को देख पाता है? जेड टेबल अगर आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल डेसिमल के बाद से सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही देख पाता है। तो हम इसको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे, -1.92 कर देंगे इसको। 1 के बाद बिगर वैल्यू है ना 57। अब Z2 की बारी आ रही है। Z2 में 8 माइनस 7.5 तो पॉजिटिव आएगा बाई 0.783, ये लगभग आएगा 0.63856। इसको भी अप्रोक्सीमेट करके कितना लिखेंगे? 0.64, क्योंकि 3 के बाद बिगर वैल्यू है। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर T0 बिटवीन 6 एंड 8 इज सिमिलर टू प्रोबेबिलिटी फॉर Z बिटवीन, यही तो फायदा होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 0.64। अब आपको याद होगा कि कुछ ऐसा सीन होता है, 0.64 इज ऑन द पॉजिटिव साइड, यहाँ पर Z0 होती है, -1.92 इज दिस वन। अगर बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो राइट वाले के 5 में से लेफ्ट वाले का 5 माइनस कर देते हैं तो बीच की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ 0.64 माइनस फाई ऑफ -1.92। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल लेकर के बैठना है। तो अब टेबल में से देख करके बताओ कि 0.64 की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर भूल गए हो टेबल देखना तो बता देते, टेबल आपका कुछ इस फॉर्म में है, इधर पॉजिटिव जेड के लिए, इधर नेगेटिव जेड के लिए। 0.6 के 4 में देखना है तो 0.6 कहीं यहाँ होगा, फिर उसके सामने में 0.01, 0.02 लाइक दिस वे। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो 4 पे जाना है, 0.03, 0.04। तो बताएं कि 0.04 में 0.6 में कितना आ रहा है? टेबल है सबके पास या अभी नहीं है? अभी नहीं है तो टेबल तो चाहिए होगा। तो अभी हम आपको हेल्प कर देते हैं, 0.7389 है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें मिल गई 0.7389 माइनस, अब नेगेटिव में चाहिए -1.92 का, तो नेगेटिव साइड इसी साइड होता है, ये मतलब 2 फोल्डेड है, आमने सामने पेज है। इधर चलेंगे, इधर में नेगेटिव का है तो -1.9, और फिर उसी तरीके से 0.01, 0.02, तो यहाँ पर चलेंगे -1.9 में, तो कितना मिल रहा है -1.92 का? एक मिनट, ये मिल रहा है आपको 0.0274। इस क्वेश्चन को करना जरूर खुद से घर पे टेबल लेकर के, माइनस करेंगे 0.0274, तो टोटल आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर के 0.7115, दैट इज 71.15%। अगर परसेंटेज में पूछे तो बोले 71.15% चांस है कि सारे 5 रैट को निकलने का टोटल टाइम जो होगा वो 6 to 8 मिनट के बीच में लगेगा। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोले तो 0.7115 इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर बच्चे, सबको आया समझ में? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको हैंडल करना आता है। मैक्सिमम 8 लगे, मिनिमम 6 लगे, लेस देन 8 लगे, मोर देन 6 लगे, सारा कुछ आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ।
यानी एक इन्होंने टी नॉट से रिलेटेड करवा दिया और एक ये लोग एवरेज से रिलेटेड करवा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी फॉर एवरेज लेस देन इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी फॉर एवरेज लेस देन इक्वल टू 2, एवरेज की बात हो रही है। तो अब दिमाग में हमारे आ जाएगा कि भाई अब हमें एवरेज के फील्ड में काम करना है, तो फिर वही लिखेंगे एवरेज इज ऑल्सो अ नॉर्मल वेरिएबल। तो ये भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह आएगी तभी तो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कितना आ जाता है ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन क्या आ जाता है, सिग्मा बाई रूट n, और मीन का कितना आ जाएगा, म्यू ही आ जाएगा। ये सब शायद हम लोगों ने निकाल रखा है क्या, नहीं निकाला हुआ है। म्यू इज 1.5, सिग्मा इज 0.35, ये तो 1.5 ही आ गया, ये आ गया 0.35 बाई रूट 5 लेंगे ना। कितने है, सैंपल साइज कितना है, 5 है। रूट 5 से डिवाइड करेंगे 0.35 को, तब जाकर ये किसका स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। अब हम लोग एवरेज के सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, एक्स को छोड़ करके एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 0.35 बाई रूट 5 करेंगे तो बच्चे आप लोगों को बताना चाहिए कैलकुलेशन की क्या आ रहा है। ये आ गया, यहां तक सबका आ चुका है, आगे बढ़े। ठीक है, तो P फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू P फॉर Z लेस देन इक्वल टू Z1, वेयर Z1 जो करेंगे वो आ जाएगा 2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। 2 के लिए निकालना है ना, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई Z1 की वैल्यू, तो Z1 आ जाएगा 2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इज 1.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज 0.1565। सॉल्व करके बताओ Z1 की कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ। 2 में से 1.5 गया तो 0.5 बचा, 0.5 बाई 1.565। कैलकुलेटर होना चाहिए, कुछ रफ पेजेस होने चाहिए। रफ नहीं है तो उसी नोटबुक के पीछे का पेज आप रफ पेज यूज कर सकते हो। जल्दी बताओ। लगता है कैलकुलेटर नहीं है। 3.1948 जो कि लगभग कितना ले लेंगे, 3.19 ले लेंगे। अब जरा आप ध्यान दो कि प्रोबेबिलिटी फॉर जेड, सॉरी टी मीन था ना, एवरेज टाइम एट मोस्ट 2 मिनट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर जेड लेस देन इक्वल टू Z1, जो कि आ गया था प्रोबेबिलिटी फॉर जेड लेस देन इक्वल टू 3.19। 3.9 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारा 3.19 तो इस साइड आएगा, और उससे पहले पहले तक का सारा एरिया चाहिए, तो ये ले लेंगे उसके पहले तक का टोटल एरिया, और ये आएगा, कैसे आएगा हमारे पास, तो डैट विल बी इक्वल टू 5 ऑफ 3.19। 5 ऑफ 3.19 इज हाउ मच, ये फिर से हमें टेबल से देखना पड़ेगा। अभी आपके पास टेबल नहीं है तो हम आपको हेल्प कर देते हैं। टेबल कहाँ देखना है, पॉजिटिव वाले में देखना है। 3.1 के इधर आएगा कहीं 0.09, उसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 0.993। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात बच्चे? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में होगा, जरूर होगा। 5.4 5.5 से होना ही होना है क्वेश्चन। 5.3 से तो एक 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन 5.4 और 5 से मिला करके देंगे, कुछ ऐसा ABCD करके दोनों को पूरा कवर कर देंगे उसमें। तो आपको टी नॉट का एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक सैंपल मीन का एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आना ही आना है। पक्की बात है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, 5.25 हो गया। अब इसके आगे एक CLT है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वही है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेम में, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था शायद मैंने।
कि अगर n हमारा सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है, तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी गिवन है तो भी हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ था, टाइम टेकन बाय रैट, ये दिया हुआ था नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ड था जब पढ़ा था हमने तो। लेकिन अगर वर्ड नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं पता है कि वेदर द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, और मान लो सैंपल साइज ले लिया 35 का या 40 का या 50 का, तो फिर हम लोग उसको ये मान सकते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही बिहेव करेगा, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। यही है CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसको जरा आप लिख दो। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम लोग कब लगाते हैं? व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट मेंशन्ड। सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब लगाएंगे? व्हेन population is not mentioned as normal. When population is not mentioned as normal, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो बात वही है जो अभी हमने एक थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट लिखा था, बस उसमें n ग्रेटर देन 30 कर देना है। तो इफ x1 x2 डॉट 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 xn r, इस बात को लिख लेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। सैंपल विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, then for sufficiently large sample, कितना? large sample से n greater than 30 से, मान लो n greater than 30, ये बाय रूल ऑफ थंब, इसको बाय रूल ऑफ थंब कहते हैं। ये हमारा चैप्टर 7 में भी यूज होगा, 8 9 सब जगह यूज होगा। याद रखना, जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे होंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे। नॉर्मल कहीं नहीं गिवन है, लेकिन अगर n 30 से ज़्यादा होगा तो z वाला लगा देंगे। तो बाय रूल ऑफ थंब x बार एंड t नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो नॉर्मल दूसरी बात है इफ n बिकम्स लार्जर। अब ऐसा नहीं है कि 30 से ऊपर ही हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 30 वाला ज़्यादा अच्छा है या 35 वाला ज़्यादा अच्छा है? कौन सा सैंपल साइज ज़्यादा अच्छा होगा? 35 वाला। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप डेटा को अपने एनालिसिस में कवर करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट, उतना सही रिजल्ट की तरफ आप जा रहे हो ना। 30 लोगों से इंटरव्यू करना उससे बेटर है 35 लोगों से इंटरव्यू करना, उससे बेटर है 100 लोगों से इंटरव्यू करना, उससे बेटर है 1000 लोगों से इंटरव्यू करना। तो जितना हमारा सैंपल साइज बढ़ेगा, उतना और ज़्यादा हम करेक्ट वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे, यानी और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट हो रहे होंगे नॉर्मल, और एक्चुअल वैल्यू की तरफ ज़्यादा क्लोज हो रहे होंगे, उसकी तरफ ज़्यादा हम लोग बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इफ n बिकम्स लार्जर देन बेटर इज अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल, तब ज़्यादा अच्छा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मिलेगा हमें। बेटर इज अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल। बेटर इज अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल। ये दो बातें हैं CLT की जो कि आपको याद रखनी है, और इसके ऊपर बेस्ट हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल 5.26 एंड 5.27। 5.28 इज बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि सेमेस्टर 4 में आप लोग करोगे। ठीक है, 4 में करने लायक होगा। और ये अदर एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम LNY, ये प्रोपोजिशन बस बता देंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग 5.26। तो देखो,
दो एग्जाम्पल अभी देखेंगे। एग्जाम्पल 5.26 निकाल लिया सबने? अब पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनो। The amount of a particular impurity in a batch of a certain chemical product is a random variable with, अभी कहीं भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं आया है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर impurity in a batch of certain chemical product is a random variable with mean value is equal to 4 gram and standard deviation is equal to 1.5 gram. ठीक है? If 50 batches are independently prepared, कितने बैच प्रिपेयर किए जा रहे हैं? 50. तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 50, मतलब सैंपल साइज हो गया 50. What is the approximate probability that the sample average amount of impurity, sample average amount of impurity, यानी कि ये लोग बात कर रहे हैं x बार के बारे में. x is the impurity. अब उसका एवरेज, सैंपल एवरेज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज बिटवीन 3.5 से लेकर के 3.8 के बीच में है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हो गया, क्वेश्चन खत्म. कहीं भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. तो अब यहां पर क्या करेंगे? कोई आइडिया बच्चे कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा चेक करने का? कुछ तो ट्राई करो. चुप रहने से ज्यादा अच्छा है गलत बोलना. कम से कम ट्राई तो करोगे, कोशिश तो करोगे. सबसे पहले क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? ये देखना चाहिए कि n 50 है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो गिवन नहीं है. हाँ, तो यहां पर हम लोग ये करेंगे कि सिंस n is 50 which is greater than 30, so by rule of thumb, we can approximate to, इस डिस्ट्रीब्यूशन को किस पे ले जा सकते हैं? वी कैन अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लगभग लगभग ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ही. नॉर्मल कहाँ से आ गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. तो अब बात आते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार क्या आएगा? ये तो म्यू ही होता है. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बाई रूट n हो जाता है. तो म्यू का मतलब कितना गिवन है हमें? 4 ग्राम, तो 4 ग्राम. और इधर कितना है? ये है सिग्मा 1.5 बाई रूट 50. तो 1.5 बाई रूट 50. कैलकुलेटर है अभी आपके पास? तो निकालो, बताओ कितना आएगा 1.5 बाई रूट 50. ये आ जाएगा 1.5 बाई 7.07106, लगभग अभी तो आएगा 0.212132. तो लगभग लगभग हम लोग ले लेंगे 0.2121. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस एक्सपेक्टेड वैल्यू और इस स्टैंडर्ड डिवीजन को हम लोग यूज करने वाले हैं. तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी फॉर मीन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 3.5 से 3.8 तक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर Z बिटवीन Z1 एंड Z2. वेयर आपको पता है कि Z1 हम लोग किसके लिए निकालने वाले हैं? वेयर Z1 इज इक्वल टू x1 बार, मतलब फर्स्ट एवरेज, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एवरेज अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एवरेज. और Z2 बार, दिस इज आवर फर्स्ट एवरेज, दिस इज आवर सेकेंड एवरेज. तो Z2 बार इज इक्वल टू x2 बार का एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x बार. तो दिस विल बी इक्वल टू Z1 विल बी इक्वल टू x1 बार. x1 बार कितना है? 3.5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है? अभी तो निकाला था 4. स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस हम करते चले जा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा? सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, नेगेटिव में आएगा ये माइनस 0.5 बाई दिस. तो Z1 की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव में? माइनस 2.36.
Z2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 बार इज हाउ मच, 3.8 है। 3.8 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 4, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.2121। तो ये भी नेगेटिव में आ रहा है क्या? यस, ये भी नेगेटिव में आ रहा है। ये लगभग आ रहा है -9.4295, जो कि अप्रॉक्सीमेट करके ले लेंगे -9.43। अब देखो हमारा कुछ यहाँ पर ऐसा सीन बनेगा, दोनों नेगेटिव में है ना, तो ये है -2.36 और ये है -9.43। तो इधर आएगा -2.36 और इधर आएगा -9.43। इसके बीच का एरिया चाहिए बच्चे हमें। तो अब बताओ, इसमें भी एक प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फॉर क्या था हमारा, मीन बिटवीन 3.5 से 3.8 इज इक्वल टू आ गया प्रोबेबिलिटी फॉर जेड बिटवीन -9.43 एक मिनट 3.8 के लिए। तो ये देखो, तो ये है हमारा -9.43 और ये है हमारा -2.36। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो -9.43 और बिटवीन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इसके लिए आया था -2.36 और इसके लिए आया था -9.43। तो कुछ ऐसा आ रहा है इन दोनों के बीच में, -2.36 और -9.4295। तो इसके लिए करेंगे राइट वाले में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 ऑफ -9.43 और -5 ऑफ -2.36। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा 0.1645। हालांकि डायग्राम में पहले 2.36 को आना चाहिए, फिर 9.42 को इधर आना चाहिए, प्लस माइनस का फर्क है, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आने लगेगा, तो फिर उसको बाद में आप पॉजिटिव कर देना। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? देखो इधर तो जीरो होता है और जीरो से जब हम नेगेटिव साइड में बढ़ेंगे तो पहले हम इनकाउंटर करेंगे -2.36 को, फिर क्या आएगा -9.43। लेकिन जब एरिया निकालते हैं ना, तो फिर Z2 माइनस Z1 करते हैं। आप कुछ भी कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देना, नेगेटिव आ रहा होगा तो फिर आप उसको पॉजिटिव कर देना। वैसे अच्छा ये होता है कि जैसे यहाँ x1 x2 है, वैसे ही यहाँ Z1 Z2 है, ठीक है, वैसे ही यहाँ ये Z1 Z2 है, तो सीधा Z2 के 5 में से Z1 के 5 को माइनस कर दे, यही रूल होता है। तो आपको पॉजिटिव आ ही जाना है। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा 5.26। एक और देखते हैं, उसके बाद से हमारा 5.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग 5.5 को करेंगे। 5.5 में कितने क्वेश्चन है? अच्छा, उसमें तो होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन वाले हैं और एक प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो आज हम लोग करते हैं एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5.27। देखो सभी कोई, A certain consumer organization customarily reports the number of major defects for each new automobile that it tests. हर ऑटोमोबाइल में डिफेक्ट देख रहे हैं। Suppose the number of such defect for a certain model is a random variable with mean value 3.5, यानी नंबर ऑफ डिफेक्ट को इन्होंने रैंडम वेरिएबल मान लिया है और उसका मीन वैल्यू आ रहा है 3.2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.4 among 100 randomly selected cars of this model। यानी सैंपल साइज कितना ले लिया इन्होंने? 100 कार ले लिया उसी मॉडल का। How likely is it that the sample average number of major defects exceeds 4? मतलब क्या लाइकली है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट इज एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 मतलब 4 या 4 से ज्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? समझ में आ गया क्वेश्चन लैंग्वेज से? फिर से सुनो क्वेश्चन, हाउ लाइकली इज इट दैट
द सैम्पल एवरेज के लिए हमने x बार यूज कर लिया। सैम्पल एवरेज नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट्स एक्सीड्स 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा बोल रहा है ना, तो इज इक्वल टू हटा दो, ग्रेटर देन 4। तो इसके लिए हम लोगों को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, n जो है वो 100 है जो कि ग्रेटर देन 30 है, तो CLT यूज़ कर देंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। लैंग्वेज नहीं लिखना है, लेकिन आपको लैंग्वेज लिखना है पेपर में। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर मीन ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर Z ग्रेटर देन Z1, वेयर Z1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। ये तो हमने निकाला ही नहीं, साइड में निकाल लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू, जो कि आ जाएगा 3.2, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई रूट n। सिग्मा इज हाउ मच, 2.4, रूट n इज रूट अंडर 100, 100 आ जाएगा 10, तो 0.24 हो गया 10 से डिवाइड करने पे। तो Z1 आ जाएगा आपका 4 माइनस 3.2 बाई 0.24। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.33। तो इन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी फॉर मीन ग्रेटर देन 4 विच हैज नाउ बिकम इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी फॉर Z which is greater than 3.33. So if we draw the diagram of the normal probability curve, so at the center we get Z is equal to 0 and Z is equal to 3.33, that is positive value, that will certainly lie on the right hand side 3.33। और इससे ज़्यादा ग्रेटर देन के लिए वी जस्ट मूव ऑन द राइट हैंड साइड। ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट साइड का एरिया चाहिए। तो ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 5 ऑफ 3.33 करेंगे, लेफ्ट वाला एरिया टोटल माइनस करेंगे, और टेबल में हमेशा हमें लेफ्ट वाला एरिया ही मिलता है। तो 1 में से माइनस करेंगे और इसका जब आप देखोगे तो ये आएगा एरिया 0.996। सॉल्व करोगे 0.0004। This much is the probability that average number of major defects in the car, that is the automobile, will exceed 4। 4 से ज़्यादा डिफेक्ट पाया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0004। समझ में आ गई बात। 5.28 आप देखने को देख सकते हो, हिस्टोग्राम का बताया हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए है। तो 5.28 एक बार आप पढ़ लेना। और एक प्रोपोजिशन है लास्ट में, वो बस हम आपको बता देते कि वो प्रोपोजिशन का क्या कहना है। प्रोपोजिशन है कि लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी अ रैंडम सैंपल। ये लॉग से रिलेटेड है, लॉगरिथमिक वैल्यू से रिलेटेड है, तो जरा जान लो। बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ distribution for which only positive values are possible। अब पॉजिटिव वैल्यूज क्यों बात कर रहे हैं ये लोग, ताकि हम उसका लॉग ले सकें। पॉजिटिव वैल्यू से इनका मतलब है Pxi ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 1। मतलब xi पॉजिटिव होगा, इसकी 100% चांसेस है। नेगेटिव तो रैंडम वेरिएबल ले ही नहीं रहे। इस सेंटेंस का मतलब यही है, प्रोबेबिलिटी फॉर xi ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 100% चांस है कि सारे रैंडम वेरिएबल आपके पॉजिटिव ही आएंगे। देन उस केस में हम लोग बात कर रहे हैं, देन इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज। कितना लार्ज भाई, 30 से ज़्यादा। इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज, से एक मिनट, से n greater than 30, then the product, कौन सा प्रोडक्ट, अगर सबका प्रोडक्ट कर दे x1 x2 x3 डॉट 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 xn हैज approximately log normal distribution। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब लॉग नॉर्मल क्यों, क्योंकि आगे चल करके ना हम लोग इसका लॉग लेंगे, ध्यान से सुनो। लॉग y लेंगे, इधर आ जाएगा log x1 प्लस log x2
प्लस डॉट 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 लॉग एक्स एन। तो y भी अपने लॉग फॉर्म में है, सारे x भी अपने लॉग फॉर्म में है, तो इस टाइप के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लॉग के फॉर्म में ही, हर चीज़ हम लोग को लॉग के फॉर्म में ही करके सॉल्व करना होगा। वैसे इस पे कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, ये बस एक दे दिया हुआ यहाँ पर, और इसका प्रैक्टिकल हो सकता है कि आपको 4th सेम में मिले इकोट्रिक्स में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लॉग, व्हाट इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, तो ये था पूरा हमारा 5.4 आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी, आज कौन से क्लास नंबर था? 3rd थी ना? नेक्स्ट विल बी योर क्लास नंबर 4 एंड वी विल बी डूइंग सेक्शन 5.5। मतलब 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद से फिर असाइनमेंट और प्रीवियस पेपर पे हम लोग चलेंगे। तो 5.5 में है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब आज तो खाली हमने सम टोटल के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की बात होगी। मतलब 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 लाइक दिस वे, इस टाइप के अलग अलग कोफिशिएंट्स आ जाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जब 5.5 पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि 5.4 इज ऑल्सो अ स्पेशल पार्ट ऑफ 5.5, इसलिए क्वेश्चन 5.5 से ही आता है, 5.4 उसमें अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए स्टूडेंट हो, आज फर्स्ट डे आए हो, तो फिर आपको लास्ट 3 क्लासेस जो है वो 2 क्लासेस रिवीजन करके फिर 3rd क्लास पढ़ना, फिर 4th क्लास में आप आना, क्योंकि स्टैट्स आप डायरेक्टली कहीं से नहीं समझ सकते, स्टैट्स कॉन्टिन्यूएशन में ही समझ में आएगा, कहीं से आप जंप नहीं मार सकते, तो आपको सारा कुछ पढ़ करके ही आना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे, और फिर आगे करेंगे 5.5। टिल देन बाय 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 बाय।